नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चा पर। तो इस बार चुनाव, लोकसभा, पार्टियों के हथकंडे और ब्यूरोक्रेसी तमाम सारी रोचक खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। दो 2024 का लोकसभा चुनाव पहली बार ऐसा चुनाव है समाजवादी पार्टी के लिए जिस पर मुलायम सिंह यादव की अब कहीं कोई छाप नहीं है। उनके निधन के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब इस चुनाव का पूरा दारोमदार अकेले अखिलेश यादव पर है। मुलायम की गैर मौजूदगी में इस लोकसभा चुनाव में सपा की एक नई पलटन भाजपा से चुनावी मैदान में मुकाबला करने के लिए उतरी हुई है। अखिलेश के नेतृत्व में जो जंग लड़ी जा रही है उसमें समाजवादी परिवार से आदित्य यादव, अक्षय यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव तमाम सारे ऐसे नाम हैं। हालांकि अभी कन्नौज को लेकर स्थिति साफ नहीं है, लेकिन अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को वहां से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। आज फोकस इस बात पर है कि समाजवाद की एक नई पलटन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नेतृत्व करने के लिए मैदान में उतरी हुई है और यह पलटन भाजपा को उस 75+ के नारे को रोकने के लिए भी तैयार है जिसमें उसने 80 में 80 का दावा कर रखा है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां भाजपा का पिछले कई चुनावों से दबदबा है, वहां पर मुलायम सिंह, मायावती एक बड़ी राजनीतिक ताकत थे, लेकिन उनके जाने के बाद से अखिलेश यादव के हाथ में नेतृत्व है। अखिलेश यादव नौजवान हैं और उन्होंने समाजवादी परिवार के नौजवानों को भी आगे किया है इस चुनाव में। डिम्पल यादव पहले से 3 बार सांसद रह चुकी हैं, वो मैनपुरी से चौथी बार सांसद बनने के लिए चुनाव मैदान में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समाजवाद मुलायम के नाम से शुरू होता था उनके नाम पर ख़त्म होता था। आज न मुलायम चुनावी मैदान में है, न उनके भाई शिवपाल यादव चुनावी मैदान में है, न प्रोफेसर राम गोपाल चुनाव मैदान में है। धर्मेंद्र, डिम्पल, अक्षय और आदित्य ये वो नाम हैं जो समाजवादी परिवार की नैया को आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी परिवार कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा को सीधी चुनौती दे रहा है। चुनौती इसलिए कही जाएगी कि जब जब समाजवादी परिवार का कोई शख्स चुनाव लड़ता है तो बीजेपी के लिए वो सीट जीतना इतना आसान नहीं होती है। आजमगढ़ में भले ही उपचुनाव भाजपा ने जीता था, लेकिन उस समय बसपा से गुड्डू जमाली बहुत वोट पा गए थे। इस बार वो समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं, उनको एमएलसी बनाया जा चुका है। तो आजमगढ़ को एक सुरक्षित सीट के तौर पर समाजवादी पार्टी मानती है और धर्मेंद्र यादव के लिए इसलिए अवसर बहुत बेहतर हो जाते हैं आजमगढ़ में। डिम्पल यादव मैनपुरी में मुलायम की छाया से उनके निधन के बाद उस सीट पर उपचुनाव जीती थी और दोबारा फिर उनका नाम लेकर वो आगे बढ़ रही हैं। मैनपुरी भी समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी सुरक्षित और बेहतर सीट मानी जाती है। फिरोजाबाद में शिवपाल यादव के पिछला चुनाव लड़ने की वजह से अक्षय यादव चुनाव हार गए थे और इस बार परिवार में सुलह है। शिवपाल मैदान में नहीं है, लेकिन अपने बेटे को आदित्य को वो बदायूं से चुनाव लड़ा रहे हैं, जहां पर एक समीकरण बिगड़ा था सलीम शेरवानी को लेकर, जिसको शिवपाल ने अपने कौशल से ठीक कर लिया है। ये उनके लिए भी और आदित्य के लिए भी एक कठिन परीक्षा है बदायूं में। अब बात आती है कि सपा का जो गढ़ रही कन्नौज सीट, उस पर कौन चुनाव लड़ेगा, अखिलेश यादव या तेज प्रताप यादव। वैसे संभावना इस बात की ज़्यादा है कि अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव कन्नौज से लड़ेंगे। उनके जिला अध्यक्ष ने भी इस ओर संकेत किया है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए इस सीट को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा, कठिन होगा। और अखिलेश यादव भी
शायद लोकसभा में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, या कहा जाए तो अंदर खाने रणनीति बन चुकी है, खिचड़ी पक चुकी है, खाली नामांकन होना है। क्योंकि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद ज़्यादा संख्या में जीतते हैं तो फिर अभी उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होगा, विधायकी छोड़ देंगे, सांसदी के लिए दिल्ली में वो मजबूत लॉबिंग कर सकते हैं वहाँ जीत के जाने के बाद। अभी पत्ते उन्होंने नहीं खोले हैं, लेकिन ये बात साफ है कि जिस सीट से अखिलेश यादव ने अपना सियासी कैरियर शुरू किया था उस सीट पर उन्होंने डिम्पल को भी लड़वाया और जितवाया, लेकिन समाजवादी परिवार का कोई ना कोई शख्स वहाँ हमेशा मौजूद रहा। मायावती से अलग होकर अखिलेश यादव अगर लोकसभा में दहाई का आंकड़ा पार करते हैं तो ये उनके परिवार और उनके राजनीतिक कैरियर दोनों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। और ये जीत, ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करेंगे कि मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद अब अखिलेश का करिश्मा उनके वोट बैंक पर बढ़ रहा है, उनका जादू चल रहा है और वो अब समाजवाद के एक निर्विवाद और सर्वस्वीकार नेता बन चुके हैं। अब बात एक ऐसी सियासी खबर की जिसमें सपा में बसपा समा गई है, यानी कि मायावती की जो दलित ब्राह्मण वाली सोशल इंजीनियरिंग थी उसके बाद समाजवादी पार्टी में भी एक अलग तरह की सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिल रही है। बसपा के जो बहुत बड़े बड़े चेहरे थे, दलित चेहरे थे, ओबीसी चेहरे थे, वो आज सपा में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं और बहुत महत्वपूर्ण सीटों पर वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में उनको टिकट मिला है। तो आप ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में बसपा से आए हुए नेताओं का काफ़ी मान सम्मान बढ़ गया है और ये एक सोशल इंजीनियरिंग ऐसी है जिसका प्रयोग अखिलेश यादव पीडीए की एकजुटता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उनका जो इस नए नारे का एक संकल्प है उसमें ये बात छुपी हुई है कि दलित और बहुजन समाज से आए हुए नेता वो समाजवादी पार्टी का झंडा मजबूती से उठा सकते हैं। समाजवादी पार्टी पर हमेशा ये आरोप लगा कि वो मुसलमानों को, यादवों को सबसे ज़्यादा टिकट देती है, लेकिन इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव ने मुसलमान और यादव के ऊपर कुर्मी, निषाद और पिछड़ी जातियों को काफ़ी बड़ी संख्या में टिकट बांटा है। महत्वपूर्ण यह है कि बसपा से आए हुए जो नेता हैं, जो कल तक मायावती के टिकट पर सांसद थे, मायावती के करीबी थे, मंत्री थे, वो आजकल समाजवादी पार्टी में साइकिल की सवारी करके लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा आश्चर्यजनक ढंग से समाजवादी में ये परिवर्तन आया है। तो ये जो ताकत बढ़ाने का नया खेल है, एक नई सोशल इंजीनियरिंग है, इसको पीडीए का नाम इसीलिए दिया गया है। इस मुहिम में राम प्रसाद चौधरी मायावती के सरकार में मंत्री रहे हैं जो बस्ती से चुनाव लड़ रहे हैं। कुशल तिवारी मायावती की पार्टी से सांसद रहे हैं और आज डुमरियागंज से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। राम शिरोमणि वर्मा श्रावस्ती से सांसद हैं और अखिलेश यादव ने उनको फिर से टिकट दिया है जो बसपा से आए थे। लालजी वर्मा बसपा सरकार के मंत्री रहे, बाबू सिंह कुशवाहा बसपा सरकार में मंत्री रहे और लालजी वर्मा को अम्बेडकर नगर से, बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से टिकट दिया गया। इंद्रजीत सरोज मायावती के बड़े करीबी नेता और मंत्री रहे, उनके बेटे को पुष्पेंद्र को श्रावस्ती से टिकट दिया गया। अफजाल गाजीपुर से प्रत्याशी हैं और बसपा के सांसद रहे हैं, उनको भी अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। तो आप देखिए कि बसपा से आए हुए कितने नेता हो गए। समाजवादी पार्टी के अगर आंकड़ों पर आप नज़र डालेंगे तो जो 62 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है उसमें से उसने अभी तक 57 सीटों पर टिकट घोषित कर दिए हैं, जिसमें से 47%, लगभग 50% टिकट 52 में गैर यादव और ओबीसी जात के लोगों को मिले हैं। इसके पीछे साफ है कि अखिलेश यादव की जो मंशा है वो दलित वोटों में सेंधमारी की है। वो इन बसपा नेताओं के सहारे दलित वोटों को समाजवादी पार्टी में खींचना चाहते हैं।
अखिलेश यादव की यह नई केमिस्ट्री कितनी कारगर होगी, ये चुनाव नतीजे बताएंगे। कुछ लोग अखिलेश के मायावती से अलग होकर चुनाव लड़ने के फैसले को बुद्धिमानी वाला मानते हैं और ये भी मानते हैं कि इससे समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। जो समाजवादी पार्टी 2014 और 2019 में 5 सीटों से ऊपर नहीं पहुंच पाई, उसके लिए अब दहाई से पार जाने की चर्चा होने लगी है। मार्केट में इस बात को लेकर आकलन चल रहा है कि समाजवादी पार्टी 10 से 15 सीटों के बीच चुनाव में एक कैटेगरी की सीटों पर फाइट कर रही है, अच्छी लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस ने भी अगर कुछ सीटों पर मजबूत लड़ाई लड़के जीत हासिल की तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए राह बड़ी कठिन होगी, क्योंकि मायावती के कैंडिडेट ऐसे ऐसे हैं कि भाजपा और सपा को बराबर नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे में या तो वोट मोदी के पक्ष में है या मोदी के खिलाफ है, और मोदी के खिलाफ जो वोट जा रहा है उसके सबसे बड़े लाभार्थी अखिलेश यादव बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में चुनाव, बाहुबल, अपराधीकरण, मतपेटियां लूट लेना, तमाम सारे कहानी और किस्से रहे हैं। बहुत सारे अपराधी ऐसे रहे जो जेल से बैठकर चुनाव प्रभावित करते रहे और जेल से ही वो चुनाव जीतते भी रहे। यूपी की सियासत में लेकिन अब वह दौर बीत चुका है। लोकसभा के इस चुनाव में हम 3 प्रमुख नामों पर आज चर्चा करेंगे जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अपनी पार्टी, अपनी राजनीतिक सोच, अपने लोगों को सियासत में स्थापित करने के लिए तमाम सारे संदेश, गोटियां और मैनेजमेंट की भूमिका में वो काम कर रहे हैं, चला रहे हैं। सबसे पहली बात दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की, दूसरा नंबर है आजम खां का जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज हैं, और तीसरा धनंजय सिंह का। ये तीनों बड़े नाम जेल में हैं, लेकिन चुनाव जेल से कैसे मैनेज किया जाए, अपने लोगों को कैसे लड़ाया जाए, इस पर उनका लगातार दिमाग और कार्यक्रम चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, पार्टी के मुखिया हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उनको अपनी पार्टी की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब वो सहयोगियों पर चली गई। एक और नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आजम खां का। रामपुर के प्रभाव इतना है कि आजम खां से मिलने अखिलेश यादव सीतापुर जेल में गए और उनकी ही इच्छा पर मुरादाबाद के सांसद का टिकट काटकर रुचि वीरा को दिया गया, लेकिन मुरादाबाद के बाद रामपुर में उनकी इच्छा नहीं हो पाई। मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल में आजम खां का काफी प्रभाव है, लेकिन वो इन दिनों एक सजा याफ्ता मुजरिम है और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी भी चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। तो आजम का परिवार इस लोकसभा चुनाव से पूरी तरह गायब हो गया, लेकिन उस सियासी जमीन को बचाने के लिए उस पर उनकी निगाह लगातार बनी हुई है। वो चुनाव तो लड़ना चाहते थे, लेकिन वो भी सजा याफ्ता हो गए, जेल में हैं। जेल में बैठकर चुनाव की निगरानी करने वालों में कई और सारे नाम भी हैं, जिसमें एक नाम है भदोही के बाहुबली विजय मिश्रा का। वो काफ़ी लंबे समय से जेल में हैं, लेकिन भदोही के चुनाव पर उनका काफ़ी असर है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी, वो विधायक भी हैं, मऊ और घोसी के इलाके में उनका प्रभाव है, लेकिन वो जेल में हैं और जेल से बैठकर भी वो सियासत के दांव पेच देख और आजमा रहे हैं। तमाम सारे रसूखदार हैं ये लोग, जिनका अपने क्षेत्र में अपनी जाति पर काफ़ी पकड़ है, काफ़ी वोट है, लेकिन वक्त और कानून की मार ऐसी पड़ी है कि वो सलाखों से बाहर नहीं आ सकते, एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग नहीं ले सकते, लेकिन वो प्रभाव डालने में सक्षम है। धनंजय सिंह क्षत्रिय समाज के नेताओं में गिने जाते हैं। वो खुद नहीं लड़ पाए, अब अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं, यानी उन्होंने खुला ऐलान कर रखा है कि वो मानेंगे नहीं। और अब ये देखना होगा कि उनके चुनाव लड़ने से भाजपा के वोट कितना प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो पहले सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, असर उनका है। अब
चूंकि जेल में हैं कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोई ना कोई गोट ये लोग जेल से बैठकर अपनी फेंकते रहेंगे, चलाते रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण नाम गायत्री प्रसाद प्रजापति का, जो जेल में है। उनकी पत्नी राज्यसभा के चुनाव में वोट डालने नहीं आई सपा के लिए, वो विधायक हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भाजपा को फायदा पहुंचाया। अब इस लोकसभा चुनाव में भी वो हो सकता है बीजेपी की मदद कर रही हो, इस उम्मीद में कि गायत्री 7 साल से जेल में है, सारी संपत्ति ईडी ने और सीबीआई ने जब्त कर रखी है, तमाम परेशानियां हैं, हो सकता है कुछ राहत मिल जाए। तो ये चुनाव नेता जहां एक और जमीन पर लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये चुनाव सलाखों के पीछे से भी कुछ दिमाग, कुछ नाम जो ऐसे हैं जो चुनाव लड़ और लड़ा रहे हैं। चुनाव में इस बार कोई ऐसा नेता नहीं है जो जेल से चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन वो अपने लोगों की, अपनी सियासी ज़मीन को बचाने की चिंता में ज़रूर है और उसकी देखभाल भी करने में लगा है। अब बात एक ऐसी खबर की जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी है। ब्यूरोक्रेसी के अफसर इन दिनों सुर्खियों में हैं। हालांकि सुर्खियों में नेताओं को रहना चाहिए, चुनाव चल रहा है, लेकिन कुछ अफसरों को ऐसा चस्का लग जाता है कि वो शौकिया तौर पर भी ऐसे काम करने लगते हैं जो काम कभी नेता करते थे। लोकप्रियता बढ़ाना और सुर्खियों में रहना, नेम फेम हासिल करना खाली नेता काम तो है नहीं, अफसर भी इसके कोशिश में रहते हैं, चक्कर में रहते हैं कि भाई हमारा नाम भी ज़रा राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो जाए, हम भी थोड़ा अपना नेम फेम हासिल कर लें, सरकार की नज़रों में आ जाएं, हो सकता है कुछ नंबरें बढ़ जाए। तो इस नंबर बढ़ाने के खेल में कोई ठेले पे चाय बनाने लगता है, कोई खेत में गेहूं की फसल काटने लगता है। जिलों में तैनात जिलाधिकारी इन दिनों गेहूं की फसल पर बहुत मेहरबान हैं। शायद उन्होंने ये देखा कि हेमा मालिनी भी खेतों में जाकर गेहूं काट रही थी फसल और काफ़ी उनको सुर्खियां मिली, तो क्रॉप कटिंग के बहाने कुछ जिलों के डीएम खेतों में गेहूं की फसल भी काटने पहुंच गए। लेकिन जिला प्रशासन ने इस बात का पूरा इंतजाम और ख्याल रखा कि डीएम साहब को गेहूं की फसल काटने के दौरान कहीं कोई थकावट ना हो जाए, इसलिए कुर्सी और ठंडे पानी का भी इंतजाम रखा जाए। लोकसभा चुनाव का प्रचार तेजी से चल रहा है, लेकिन डीएम साहब का भी प्रचार में कोई कमी नहीं है। नेता अपने में व्यस्त हैं, डीएम साहब अपने प्रचार में व्यस्त हैं। पहला मामला आया अंबेडकर नगर के डीएम अविनाश सिंह का, जो खेतों में गेहूं की फसल काटते नजर आए। हालांकि राज्य सेवा के अधिकारी हैं और बहुत सारे बसंत और बहुत सारी फसल काटकर वो आईएएस अफसर बने हैं और अंबेडकर नगर के डीएम के रूप में वो काफ़ी चर्चित हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। गाजियाबाद के डीएम इंद्र विक्रम सिंह एक साथ कई फन में माहिर हैं, वो बढ़िया पूड़ी भी तल लेते हैं और अच्छी चाय भी बना लेते हैं। चाय का महत्व इस देश में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा है और डीएम साहब ने अपनी नौकरी में रहने के दौरान इसका बढ़िया उपयोग किया है और सीखा है। अदरक और चीनी और चाय पत्ती की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसके लिए वो बाकायदा दुकानदार को भी समझाते हैं। तो ठेले पर हिमालय को कैसे बैठाया और सजाया जाता है, इसके हमारे अफसर तमाम उदाहरण हैं। एक मामला और है, वो है श्रावस्ती जनपद का, जहां पर जिला अधिकारी हैं कृतिका शर्मा। गेहूं की फसलों की कटाई वो भी करती नजर आई और वो क्रॉप कटिंग को देखने गई थी। जिला अधिकारियों की मंशा इस काम के पीछे भले ही क्रॉप कटिंग का जायजा लेना हो, उत्पादन की जानकारी लेनी हो, लेकिन गाहे बगाहे कहीं ना कहीं ये खबर सुर्खियां बन जाती हैं। इस खबर में अफसरों की आलोचना करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि जो जिला अधिकारी इस गर्मी में जाम जनता की फरियाद सुनने के लिए तहसीलों में भी नहीं जाते, जो जिला अधिकारी बड़े बड़े बंगलों में बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में रहते हैं, जितना वो गेहूं की फसल काटने को लेकर चिंतित हैं, अगर यही गेहूं खरीद और धान खरीद की बेईमानी और कमीशन लेकर अगर वो इतने चिंतित हो जाते तो किसान गेहूं केंद्रों पर, धान के सेंटरों पर न होती। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां धान खरीद में
करोड़ों रुपए के अधिकारी वारे न्यारे करते हैं, तमाम सारी शिकायतें होती हैं, वहाँ पर किसानों का शुभचिंतक बनकर गेहूं की 4 डंठल काट देने से, वीडियो बनवाने से इन किसानों का भला होने वाला नहीं है। किसानों का भला तब एडीएम और कर सकते हैं जब वो थानों और तहसीलों में किसानों और गरीबों के साथ होने वाले भ्रष्टाचार पर ध्यान दें, उनको उनकी उपज का सही मूल्य मिले, सेंटरों पर दलालों से मुक्ति मिले, तब ऐसे जिला अधिकारियों की मुक्तकंठ से प्रशंसा और सराहना होनी चाहिए। लेकिन तब ये लोग किस स्वार्थ में आंख मूंदे रहते हैं, ये आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, आप भी जानते होंगे। कृतिका शर्मा एक नई डीएम है, उनकी मंशा शायद ऐसी ना रही हो, कर्मचारियों ने कुर्सी मेज लगा दिया हो, लेकिन उनके जज्बे को और आगे तक लेके जाना होगा। गांव में नाली, खड़ंजा, रास्ता, पानी बहने के कितने विवाद हैं, हजारों हजार। कोई डीएम कभी इन विवादों को निपटाने के लिए किसी गांव में क्यों नहीं जाता? किसी एक समस्या को किसी एक महीने में अगर उसने हल किया हो रेवेन्यू के, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए 75 मामले ऐसे हो जाएंगे हर जिले में अगर महीने में एक भी घटना होने लगे। शायद अस्पतालों में जाकर डीएम साहब ने कभी इमरजेंसी में रात के 12 बजे चेक नहीं किया होगा कि जो एक्सीडेंट के लोग, जो गरीब मरीज पड़े हैं, उनको वार्ड बॉय इंजेक्शन लगा रहा है कि उनको डॉक्टर लगा रहा है, उनको दवाई मिल रही है कि खड़िया मिट्टी चिखाई जा रही है, उनको बाहर से दवाएं लिखी जा रही हैं, उनको जांच के नाम पर क्या लूटा जा रहा है। इन सब चीज़ों पर भी जिला अधिकारियों को अगर थोड़ा ध्यान जाए तो कितनी व्यवस्था में सुधार हो जाए। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। तमाम सारे सबक जिंदगी आपको सिखाती है, तमाम सारे उदाहरण भी अतीत में मौजूद हैं जिनसे हम सबक लेकर आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हर खबर का मकसद यही है कि लोग जागरूक बने, आने वाली पीढ़ियां उससे सीखें और जो मौजूद हैं वो पुरानी गलतियों को सुधार कर आने वाले लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा देने में अपना योगदान दें। जगजीत सिंह की एक प्रसिद्ध गज़ल की रचना है, सुनिएगा कि तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, हमने क्या चाहा था इस दिन के लिए। मिलन का दिन और इतना मुख्तसर दिन गिने जाते थे क्या इस दिन के लिए, और वो नहीं सुनते हमारी क्या करें, मांगते हैं हम दुआ जिनके लिए, और चाहने वालों से अगर मतलब नहीं तो आप फिर पैदा हुए किनके लिए। नमस्कार।